हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज मैग्नेटिज्म का ये सेशन जिसमें हम अब आगे की स्टडी करेंगे। तो जो अब तक बात कर चुके हैं मैग्नेटिज्म में, वो बात कर चुके हैं बायो-सावर्ट लॉ, उसकी एप्लीकेशन, चाहे स्ट्रेट कंडक्टर हो, चाहे आपका सर्कुलर कंडक्टर हो, चाहे कोई सर्कुलर आर्क हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। आफ्टर दैट हमने बात करी लॉरेंज फोर्स की और मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद हमने डिस्कशन करा एम्पेयर सर्किटल लॉ का। एम्पेयर सर्किटल लॉ, इनका डिस्कशन करने के बाद अब हम आज बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, और फिर सेशन को लेके जाएंगे कि उस पर फोर्स क्या लगता है, टॉर्क क्या लगता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इन सब पर। तो ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, इसे एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स की, कि किसी करंट कैरिंग वायर में जब उसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो कोई करंट कैरिंग वायर है, वो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक, तो चलिए अब इसमें जो अगली चीज़ पढ़ने वाले हैं आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। हाँ, तो भाई करंट तो होना ही चाहिए वायर में, तभी उस पर फोर्स लगेगा। और ये बात थोड़ी सी रिलेट करती है, जो मोशन ऑफ चार्ज देखा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन ऑफ चार्ज देखा था उस पर। ठीक है, तो देखिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर मूविंग, या फिर बोले इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अब कोई करंट कैरिंग वायर है, ये राजी करंट कैरिंग वायर, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। मान लिया कि इसकी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी मायने रखेगी यहाँ पर, ये लेंथ L है, और इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और बोल दिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है इस रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड, और ये रही इसकी L लेंथ। तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, अब इस पर लगने वाला फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है F इज इक्वल टू, आप बोलेंगे बिल साइन थीटा, इसको दिमाग में बिठाएं। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, दिस इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर फोर्स लगने का कारण क्या है भाई, कभी करंट कैरिंग वायर भी अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसे अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से मिलेंगे और क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स या तो अट्रैक्टिव होता है, फोर्स या तो रिपल्सिव होता है। तो ये जब फोर्स लगाएंगे उसी का एक्सप्रेशन है ये। अच्छा, बी क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है यहाँ पर, करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, और एल क्या है, एल क्या बेटा, उस वायर की लेंथ, अब ये जो थीटा है इसको कैसे समझें, थीटा एंगल किसके बीच में है, करंट की डायरेक्शन बोले और मैग्नेटिक फील्ड बोले, या फिर लेंथ की डायरेक्शन बोले और मैग्नेटिक फील्ड बोले। तो इसकी वेक्टर फॉर्म को समझना जरूरी है उसके लिए। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहती है, F इज इक्वल टू आई L क्रॉस B, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करा, लेंथ को वेक्टर बना दिया, और लेंथ को वेक्टर कैसे बनाते हैं, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही जो करंट की डायरेक्शन, its direction is same as current। इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वो देगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी भाई। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करा तो बनने वाला तीसरा वेक्टर भी वेक्टर हो, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक,
अब इसमें डायरेक्शन तो आएगी ना, ये एक नया वेक्टर बना है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के सारे गुण यहाँ भी अप्लाई होंगे कि अच्छा ये दोनों जिस प्लेन में हैं ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ठीक है। दूसरी बात, फोर्स जो होगा वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा और फोर्स जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से कंक्लूड हो जाती है कि जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है फोर्स वेक्टर, ये हमारी लेंथ वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा एंड ये जो फोर्स वेक्टर है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है सर वो भी बता दो, तो लीजिए वो भी बताते हैं। तो इसकी डायरेक्शन दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दी जाती है आपकी राइट हैंड पाम रूल। ये क्या सर हर जगह पे राइट हैंड पाम रूल बेच देते हो, है ना, राइट हैंड पाम रूल बेच देते हो? तो बेटा बिल्कुल कुछ भी वैसा नहीं है। जैसे हमने देखा था फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेट फिंगर करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करते थे स्ट्रेट फिंगर, और अंगूठे को किस डायरेक्शन में करते थे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अंगूठे को किसकी डायरेक्शन में करते थे, वेलोसिटी की डायरेक्शन। सेम काम यहाँ पर करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करनी है स्ट्रेट फिंगर और अंगूठे को करना है करंट की डायरेक्शन में। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करी फिंगर्स और थंब को करा करंट की डायरेक्शन में। अब जनरली हम जो थंब कर रहे हैं वो एल वेक्टर की डायरेक्शन में कर रहे हैं और एल वेक्टर की वही डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि करंट तो स्केलर है, वो वेक्टर की तरह नहीं ले सकते उसको, इसलिए हमने लेंथ को ले लिया वेक्टर की तरह। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा ऊपर, फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा, आप बोलेंगे सर फोर्स कहाँ लग रहा होगा इस पर, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो राइट हैंड पाम रूल से देंगे और इस रूल में क्या हो जाएगा, इस रूल में आपको क्या करना है, स्ट्रेट जो फिंगर्स हैं उन्हें किसकी डायरेक्शन में करना है, उन्हें डायरेक्शन में करना है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। उसके बाद आपको थंब किस डायरेक्शन में करना है, थंब बेटा आपको करना है किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। देन करंट बोले या फिर एल वेक्टर की डायरेक्शन में बोले, देखना अभी इनमें भी फर्क आएगा, एल वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फिर आपका परपेंडिकुलर टू द पाम, तो फिर आपका परपेंडिकुलर टू पाम आपको क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो ये हुआ आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स का काम तमाम। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कोई पूछे कि भाई ये मैक्सिमम कब लगेगा सर, ये फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, यार जब इन दोनों के बीच में ना, करंट के बीच में या लेंथ वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, लेंथ वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब 90 डिग्री का या साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तभी तो ये फोर्स मैक्सिमम होगा। तो हम इसमें बोल रहे हैं कि फोर्स स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस क्या, फर्स्ट मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, बिल, ओनली बिल। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन देखिए कि यहाँ पर आपका एल वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर आना चाहिए किसके, बी वेक्टर के। एल वेक्टर क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर बी वेक्टर के, तब फिर फोर्स मैक्सिमम लगेगा और वो क्या हो जाएगा, BIL के बराबर। दूसरा केस, फोर्स ज़ीरो आने की क्या कंडीशन हो सकती है, फोर्स ज़ीरो आने की क्या कंडीशन हो सकती है कि हमारा एल वेक्टर जो है, लेंथ वेक्टर जो है वो क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए बी के। अच्छा सर इस केस में कौन सा एंगल, थीटा की वैल्यू क्या हो रही होगी, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो एक और केस हो सकता है क्या, एंटी पैरेलल वाला, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एल इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, इसके केस में थीटा आप बोलोगे कोई 180 डिग्री हो जाता है, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इन दोनों ही केसेस में आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इस वायर पर वो क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा आपका वायर पर, 0। तो ये आया कहाँ से सर, देखो उसकी भी गणित देख लो आप, आपने एक चीज़ तो पढ़ी थी, फोर्स F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये था फोर्स ऑन चार्ज। अगर बोलें कि करंट कैरिंग वायर के अंदर भी चार्ज मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर
अगर ये Q है, ये V है, तो हम अगर V को लिख लें लेंथ अपॉन टाइम, जितनी लेंथ वो चला है, जितने टाइम में चला है, B साइन थीटा को ऐसे रहने दो, तो फिर Q बाई टी क्या हो जाएगा यहाँ पर, I L B साइन थीटा। तो ये जो Q बाई टी का आपने पेयर बना लिया, ये जो आपने Q बाई टी का पेयर बना लिया इस तरह से, ये इसको क्या बना दिया हमने, करंट बना दिया। तो देखो ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है, बिल साइन थीटा आ गया। बोलना आसान है इसलिए हमने लिख दिया बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। B है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है, और L होगा हमारा लेंथ वेक्टर। अब इस पे सवाल देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सवाल देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। तो देखिए एग्जांपल, ये वायर है, ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I बराबर इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अच्छा, इसे किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इस तरह से। ऊपर की साइड मैग्नेटिक फील्ड है और वायर में इधर की साइड जा रहा है, ठीक है। अब इस पे पूछा गया है कि आप फोर्स की डायरेक्शन निकालिए, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इस वायर की लेंथ नहीं दी मैंने आपको, तो लेंथ भी ले लीजिए। तो इस वायर की लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो अब इस पर जो फॉर्मूला लगाएंगे, वही फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा क्या दिख रहा है आपको, बताइए। जो करंट की डायरेक्शन वही आपकी एल वेक्टर की डायरेक्शन। थीटा एंगल किस किस के बीच में है, एल वेक्टर और किसके बीच में, बी के बीच में। तो जो करंट की डायरेक्शन वही एल वेक्टर की डायरेक्शन, और यहाँ से ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। कोई बच्चा बोल दे कि नहीं सर परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं परपेंडिकुलर पहले बना दूँ, नहीं तो गड़बड़ करते हैं, ठीक है। ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, आई। तो इसके केस में यहाँ पर हम बोलेंगे कि हेयर एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे कि साइन 90 आ जाएगा, और सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 1 टेस्ला, इनटू करंट कितना है 2 एम्पियर, लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁻² रख के, और साइन वाली चीज़ हो जाएगी साइन 90, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और देख लेंगे साइन 90 आपका पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन आएगी इसकी यूनिट। तो आप बोल सकते हैं 0.2 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा होगा, 0.2 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा होगा। और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, हाँ बेटा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कोई डायरेक्शन भी पूछ ले तो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करनी है सर हमको स्ट्रेट फिंगर, और जिस डायरेक्शन में करंट या लेंथ वेक्टर है उस डायरेक्शन में करना है हमको थंब इधर जा रहा है मेरा, तो उसको उधर की डायरेक्शन में करेंगे तो हाथ को फ्लिप करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर टू द palm क्या देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक बार फिर, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करा स्ट्रेट फिंगर्स को, मैग्नेटिक राइट हैंड ही यूज करना है, देख लो, राइट हैंड ही यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करा स्ट्रेट, थंब को करा किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर टू पाम क्या देगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन। तो इसके केस में जो फोर्स आ रहा होगा वो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, ये हो जाएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो आप बोलेंगे कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन, और यू कैन से दैट के कैप भी बोल सकते हो। उसमें क्या लगा सकते हो, के कैप, क्योंकि बाहर वाली डायरेक्शन के कैप होती है, अंदर वाली डायरेक्शन माइनस के कैप होती है, ऊपर वाली जे कैप होती है, ये वाली आई कैप होती है, इधर वाली माइनस आई कैप होती है, एंड सो ऑन। तो ये वेक्टर के कंसेप्ट्स हैं, ये भी बिल्कुल दिमाग में रखने ही रखने हैं हमको। एक और एग्जांपल देखिए, अब आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब एक वायर ऐसा दे दिया आपको, अब वायर में थोड़ा सा खींचतान करके उसने सेमी सर्कुलर वायर दे दिया, और सेमी सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और सेमी सर्कुलर वायर को इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस सेमी सर्कुलर वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डॉट है, और वो कितना है 0.2 टेस्ला के बराबर। और जो करंट फ्लो हो रहा है सेमी सर्कुलर वायर में वो है I बराबर 5 एम्पियर। और इस सर्कुलर
जो वायर है उसकी आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इस केस में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, पूछा गया है फाइंड फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर पूछा। अब समस्या ये है कि सर ये जो लेंथ की डायरेक्शन क्या माने, तो इसको अगर वेक्टर मानोगे ना लेंथ की डायरेक्शन को, तो इसमें एक फंडा होता है कि जहां से आपने शुरुआत करी है करंट की और जहां पर अंत हो रहा है करंट का, वहां से आप सीधी लाइन खींच दीजिए, ये बन जाएगा आपका लेंथ वेक्टर, ये बन जाएगा आपका लेंथ वेक्टर। तो यहाँ से लेंथ वेक्टर क्या निकल के आने वाला है, आप बोलोगे कि सर इसी को थोड़ा सा और बात करें, तो लेंथ वेक्टर यहाँ से आने पड़ रहा है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर आर्क, और जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है 2 × 10⁻⁻, मतलब 10 सेंटीमीटर दिए तो उसको 10⁻⁻² कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये इतना मीटर में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका जैसे कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो लेंथ वेक्टर भी आ गया मेरे पास। अब तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला, तो फिर हमारे को फोर्स निकालना है, तो आप बोलेंगे वो क्या हो जाता है BIL sin थीटा। अच्छा, B का मैग्नीट्यूड कितना 0.2 है, अच्छा I का करंट कितना 5 एम्पियर बताया है, लेंथ वेक्टर हम निकाल ही चुके हैं। अच्छा, करंट यूं से यूं जा रहा है, जहां से एंटर करा और जहां पे खत्म हुआ, जहां पे लीव करा, उसके बीच में सीधी लाइन खींच दो, सीधा साधा फंडा है। एल वेक्टर क्या, यहां से चालू हो रहा है करंट, यूं करके यूं जा रहा है ना, तो जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर सीधी लाइन ही हमारा लेंथ वेक्टर कहलाएगी। लेंथ वेक्टर यार ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, इससे बहुत सारे वेक्टर बनेंगे और उसका वेक्टर सम करोगे तो उसकी डायरेक्शन यही आएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरह काम चल रहा है यहाँ पर, ये बात याद रखिए। अब लेंथ वेक्टर का क्या आ गया 0.2 मीटर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर में कितना डिग्री का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर में कितने डिग्री का एंगल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर में इसके केस में 90 डिग्री का एंगल है वापस से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है, लेंथ वेक्टर इधर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0.2 तेरे ये तो क्या बन गया आपका 1 बन गया, और ये हो गया 0.2 और ये भी क्या हो गया 1, यहाँ पर फोर्स वापस से 0.2 न्यूटन, फोर्स वापस से 0.2 न्यूटन। क्या बात है सर, इसमें भी 0.2 न्यूटन, उसमें भी 0.2 न्यूटन, ठीक है, इंटेंशनली नहीं किया, अपने आप हो गया हो तो, है ना, वैल्यूज लिए। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंपॉर्टेंट बात, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करा हमने राइट हैंड के पाम की स्ट्रेट फिंगर्स को, फिर थंब को करना है किसकी डायरेक्शन में, थंब को करना है किसकी डायरेक्शन में, एल वेक्टर की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रेट फिंगर्स की पाम, थंब को करा किसकी डायरेक्शन में, एल वेक्टर की डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू पाम, परपेंडिकुलर टू पाम नीचे की साइड आ रहा है, परपेंडिकुलर टू पाम डाउनवर्ड आ रहा है, वही क्या हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो इस केस में फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो सर यहाँ क्या लिखूँ फोर्स की वजह, आप लिखोगे -j, इसको क्या लिखोगे -j। तो देखो तरीके से लिखें तो इसका लिखने का तरीका क्या हो जाता है, हम लिख रहे होंगे इसको 0.2 न्यूटन या -0.2 न्यूटन -0.2 j न्यूटन, ठीक, -0.2 j न्यूटन, नेगेटिव वाई में आ रही है, नेगेटिव वाई में आ रही है फोर्स की डायरेक्शन। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क दे दे या किसी भी तरह का आर्क दे दे, नॉन यूनिफॉर्म शेप दे दे, तो हमें तो मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट से, जहाँ से करंट एंटर करा है और जहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ है एक सीधी लाइन खींच दी, वही हमारे लिए एल वेक्टर हो जाएगी, ठीक। अब इस एल वेक्टर का खेल देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखो, समझ लो थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि अच्छा सर यूं है, अगर करंट यूं से यूं जा रहा है, इधर से शुरू हो रहा है इधर से खत्म हो रहा है, तो इसका एल वेक्टर कैसे बनेगा, इसका एल वेक्टर ऐसे बन जाएगा, और ये था आपका करंट। और देखो ये तो एक एग्जांपल हुआ, दूसरा देखिए कि सर अगर क्वार्टर सर्किल बनाए, क्वार्टर सर्किल बनाए, एक चौथाई सर्किल बनाए, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर सीधा एल वेक्टर हो जाएगा, ये रहा, ये हो जाएगा मेरा एल वेक्टर। और देखिए अच्छा सर करंट यूं जाके यूं आ गया, साइन वेव की तरह चल रहा है, और यूं गया ऐसे करके,
कोई मतलब नहीं, जहाँ से शुरू हुआ जहाँ को ख़त्म हुआ, हम तो सीधी लाइन खींच देंगे, ये बन जाएगा मेरा एल वेक्टर। ठीक है सर, और बताइए। फोर्थ देखिए कि सर करंट यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया। ठीक है, करंट यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया। अब ये जो साइड्स दी हुई हैं, ये जो सेगमेंट्स दिए हुए हैं करंट के, इनकी लेंथ में बताता हूँ आपको, इनकी लेंथ में बताता हूँ। ये हुआ आपका 4 सेंटीमीटर, ये वाला हुआ 3 सेंटीमीटर, ये वाला वापस 4 सेंटीमीटर, ये वाला वापस 3 सेंटीमीटर। फाइंड एल वेक्टर। तो मैं पूछ रहा हूँ एल वेक्टर क्या होगा इस केस में, एल वेक्टर क्या होगा? कमेंट्स में आंसर दीजिए, एल वेक्टर क्या होगा, लेंथ वेक्टर क्या होगा? हाँ बच्चों, कमेंट में आंसर दीजिए। तो देखिए लेंथ वेक्टर क्या होगा, जहाँ से करंट स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर ख़त्म हुआ है, हमें सीधी लाइन खींचनी है। और वो सीधी लाइन कैसे होगी? यहाँ से यूँ जाती हुई ऐसे, एक बार और, यहाँ से यूँ टच करके जाती हुई इधर की साइड। तो सर ये वाली सेगमेंट तो मुझे निकालना आता है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 5 होगा यहाँ तक, और फिर वापस ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला सेगमेंट भी 5 हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गया है 10 सेंटीमीटर। एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? यहाँ से यहाँ, जहाँ से करंट स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक सीधी लाइन खींच दीजिए, वही आपका एल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी बात। एक और एग्जाम्पल लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका कुछ नया कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देगा। तो यहाँ पर ये 5। अच्छा सर, अगर करंट यूं घूम के वापस उसी पॉइंट पर आ जाए करंट, अच्छा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये करंट कैरिंग लूप हो गया आपके लिए। करंट कैरिंग क्या हो गया? लूप हो गया। तो इसके केस में आप बोलेंगे कि इसके केस में सर एल वेक्टर बोले तो 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट देखा 0, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। लूप पर लगने वाला फोर्स भी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो देखिए अब ये फोर्स की बात हुई, ठीक है। और देखिए अब अगला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, लूप पर बाद में आएंगे, पहले करते हैं फोर्स ऑन वायर, फोर्स बिटवीन 2 वायर करते हैं। टू पैरेलल लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनेटली लॉन्ग वायर होता है, हमने इस पर पहले भी डिस्कशन किया है। तो इनफाइनेट लेंथ के वायर को क्या बोलते हैं? लॉन्ग वायर। अच्छा, 2 लॉन्ग वायर अगर अगल बगल हों, आसपास हों, तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो ये एक अगर लॉन्ग वायर है और ये एक और लॉन्ग वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कॉल्ड D, या R बोल दो, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है दोनों वायर। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, और उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि एक वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा और दूसरा वायर उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। ठीक है, तो दूसरा वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, डेफिनेट सी बात है, बिल्कुल। अब ये वाला वायर इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में होगा। कैसे सर, क्या कह रहे हो? देखो, इस वायर ने यहाँ पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया? क्रॉस। थंब को करा करंट की डायरेक्शन में, स्ट्रेट फैला दी फिंगर, तो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू पाम क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन B1 बनी सर, ठीक है। अच्छा, ये I2 वाला वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड में है? फर्स्ट वाले वायर की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड में है। फर्स्ट वाला वायर ये रहा 1 नंबर वायर, ये रहा 2 नंबर वायर। तो जो फर्स्ट नंबर का वायर है उसके मैग्नेटिक फील्ड में है ये I2 करंट का वायर, तो I2 करंट के वायर पर फोर्स लगेगा। ठीक है सर, उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए, फोर्स का फॉर्मूला अभी देखा, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, उसे ऐसे बोलेंगे। तो वो क्या हो गया? B, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए क्या है? B1। तो B1 करंट किसका आता है? इसका खुद का I2। लेंथ किसकी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी, जो भी होगी। अभी लॉन्ग वायर है, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है।
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, उधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 90। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अंदर है, ये इधर जा रहा है, तो इसका लेंथ वेक्टर ऊपर की साइड है और बी वेक्टर अंदर की साइड है। तो इस केस में साइन 90 होगा एल वेक्टर के बीच में, और बी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल। ठीक, 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब B1 लिखूंगा अगर इस जगह पर, तो लॉन्ग वायर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ये रहा। तो इस जगह पर ये वाला वायर, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो क्या होगा? म्यू नॉट I1 2 पाई r, और यहाँ पर I2 L, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी। तो दिस कम्स आउट टू बी, जो फाइनली फॉर्मूला आता है मेरे पास, फाइनल जो फॉर्मूला आ जाता है वो फॉर्मूला क्या आ जाता है? फोर्स का फॉर्मूला। वो फोर्स का फॉर्मूला नहीं होता, पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है। इस लेंथ को भी अगर इधर की साइड ले आऊँ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2, दोनों के करंट को मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई, और यहाँ पर दोनों का सेपरेशन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसे क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि यार मुझे लेंथ तो पता ही नहीं, उसने बोला बहुत लॉन्ग वायर है, तो मैं एक काम करता हूँ कि यूनिट लेंथ का निकाल लेता हूँ भाई। फिर तुम्हें जितनी भी लेंथ का निकालना हो निकालते रहना, जितनी भी लेंथ का निकालना निकालते रहना। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है सर। तो अगर आपको एक्चुअल फोर्स चाहिए, तो एक्चुअल फोर्स चाहिए तो आप क्या करो? फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r आपके पास है ही, इसमें वो लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करते हैं कि फोर्स कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, कि ये जो फर्स्ट वायर सेकंड वायर पर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इट इज एक्शन रिएक्शन। ये जिस पे जितना फोर्स लगा रहा है ये भी उस पर उतना फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सेकंड वायर होगा तो इस जगह पर सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, और वो कैसा बन रहा होगा? डॉट, और वो हो जाएगा B2। अब ये जो फर्स्ट वाला वायर है इसके मैग्नेटिक, अब ये जो फोर्स निकाला ना, वो एक वायर पे लगने वाला फोर्स निकालते हैं अपन, नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है एक्शन रिएक्शन के हिसाब से। एक वायर पे लगने वाला फोर्स निकाला अपन ने इनके बीच में। अब है ना, नेट फोर्स भी जीरो नहीं होता वो, है ना, क्योंकि कोई एक बॉडी पे नहीं लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे एक्शन रिएक्शन है। तो अब ये जो B2 है, B2 कहाँ आ रहा है? बाहर की साइड। तो B2 बाहर की साइड आ रहा है, ठीक है, B2 बाहर की साइड आ रहा है। थंब को करा इसके करंट की डायरेक्शन में I1, तो I1 पर किधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो I1 पर जो लग रहा है फोर्स की डायरेक्शन हम पिंक से ब्लू ग्रीन कलर से ले रहे हैं। इस पर फोर्स लग रहा है ये, और किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से लग रहा है। इसी तरह से इस पर जो दिशा निकाली थी वो क्या हो जाएगी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वेक्टर्स। सर इस पर कैसे निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करी फिंगर, थंब को करा करंट की डायरेक्शन में, या फिर बोले तो एल वेक्टर की डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर टू द पाम, इधर की डायरेक्शन में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ रहा है। तो ये जो फोर्स होते हैं ये एक्शन रिएक्शन होते हैं, ये जो फोर्स होते हैं ये एक्शन रिएक्शन होते हैं। इसे बोला जाएगा 1 2। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहे हो तो आप ब्रैकेट लगा के लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बोलेंगे इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन क्या बोल देंगे? अपोजिट। तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन है, न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा, कोई बोले कि फोर्स सेकंड वायर पर निकाल लो पर यूनिट लेंथ कितना निकाल रहा है, और आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेशन आएगा यार फर्स्ट वायर पर निकालने में, तो होगा ऐसा कई बार, इसको फाइनाइट लेंथ का दे देगा, बट इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो चाहे ये इस पे लगाए चाहे इस पे लगा, उसका मैग्नीट्यूड बराबर आता है। तो आप इस पे निकाल लो, वो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो आपको अगर ये F21 नहीं निकालना, F12 निकाल लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है? सेम, क्योंकि ये है एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। और देखिए और कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो अगर दो करंट कैरिंग वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर हिस्ट्री चेंज हो गई। अभी तक देखते थे
अभी तक देखते थे कि हमारा अगर सेम कोई चीज़ होती है तो एक दूसरे को रिपेल करती है, सेम कोई चीज़ होती है एक दूसरे को रिपेल करती है, और अगर अलग अलग कोई चीज़ होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, साउथ पोल रिपेल ईच अदर। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रही है हमारी कन्वेंशन। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जो करंट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कारण क्या है तो भाई बात भी वही है, बात तो वही कन्वेंशन वाली है, लेकिन अंदर की बात है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है, एक की वजह से अंदर बन रहा है, एक की वजह से बाहर बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है भैया, और मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अनलाइक मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग हैं, अनलाइक हैं, बट ठीक है, हमको इतना अंदर नहीं जाना, हमको तो ऊपर से देखना है। अच्छा, तो पैरेलल वायर हैं और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उनमें सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके केस में वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दूसरा केस, एक में ऐसे फ्लो हो रहा है, एक में ऐसे, मतलब कि आपका क्या है, एंटी पैरेलल है, तो ये वायर एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल। तो इनका फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, रिपल्सिव। तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर हुआ, और यहां पर पैरेलल वायर लॉन्ग की बात करी। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये एक वायर रहा, इसमें I बराबर करंट कितना है, 1 एम्पियर का, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक वायर ऐसे रहा, इसमें कितना हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये दोनों कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, हम बोल रहे हैं ये दोनों 1 मीटर से सेपरेटेड है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ 1 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है, ठीक है, ओके। अब इसके केस में ये बोला जा रहा है लॉन्ग वायर हैं दोनों के दोनों, तो फोर्स बताओ। तो फोर्स का एक्सप्रेशन डायरेक्ट, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, और ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालना है इसके केस में। अब यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई। अच्छा, R डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻² रखेंगे, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके आंसर पा लेंगे। तो ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड कहानी हुई कि अच्छा इससे ये चला जाएगा 2 टाइम्स, और क्या जा रहा है, और कुछ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये कितना हुआ, ये कितना होगा, 10⁻⁻⁻1, ये ऊपर आ गया, तो ये हो गया 20 न्यूटन पर मीटर। सर ये न्यूटन पर मीटर, हाँ बेटा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है। अगर बोल दे कि फाइंड फोर्स ऑन, क्वेश्चन दिया है, फाइंड फोर्स ऑन 2 एम्पियर, फोर्स ऑन करंट विथ 2 एम्पियर, फोर्स ऑन लेंथ of 10 meter on wire having 2 एम्पियर करंट। ऐसा क्वेश्चन पूछ मारा, जैसे इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ मारा उसने कि आपको क्या करना है कि ये जो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, इस वाले वायर पर फोर्स निकालना है, और इसकी कितनी, ये तो लॉन्ग वायर है, इसकी केवल 10 मीटर की जो लेंथ है ना, उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दो, 10 मीटर की लेंथ। तो अब मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन तो आ ही गया यहाँ से, तो इसी से कर लूँगा। मेरे पास आ रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय जितनी लेंथ बोल रहा है वो, और 20 मल्टीप्लाइड बाय उसने लेंथ कितनी बोली, 10 मीटर बोली, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 200 न्यूटन। कितना आ गया, 200 न्यूटन। ठीक, तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। और सर ये फोर्स, अच्छा ये तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है ना, किसी को भी किसी के लिए भी यूज कर लो, एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चन देखिए कि सर अब एक ऐसा एग्जांपल दिया गया जिसमें कुछ इस तरह से चीज दी जाती है। कैसे, देखो
कि एक ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें I बराबर I करंट फ्लो हो रहा है, और एक रहा आपके पास ये स्क्वायर लूप। इस स्क्वायर लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है, और पूछा जा रहा है कि बताइए लूप के साथ क्या होगा। लूप अट्रैक्ट होगा, लूप अट्रैक्ट होगा और रिपेल होगा या रिपेल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। लूप अट्रैक्ट होगा या रिपेल, लूप अट्रैक्ट होगा या रिपेल। अब देखिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इस पूरे में I1 करंट फ्लो हो रहा होगा इधर से इधर, इसमें भी I1 करंट फ्लो हो रहा होगा, I2 करंट फ्लो हो रहा होगा। अब ये I1 करंट है, इसको I1 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ठीक लगेगा। अच्छा, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले ये I1 और ये वाला सेगमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है। इसी तरह से ये वाला सेगमेंट, तो इसका नामकरण कर देते हैं अपन, नामकरण कर देते हैं A, B, C और D, और ये हो गया आपका वायर PQ, PQ, ये वायर क्या हो गया आपका PQ। तो देखिए PQ एंड AB क्या करेंगे, अट्रैक्ट। PQ AB क्या करेंगे, अट्रैक्ट। दूसरा PQ और ये वाला सेगमेंट एंड CD वाला सेगमेंट, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F1 है, इनके बीच में फोर्स लगने वाला क्या है, F2 है। क्यों सर, ये अलग अलग क्यों बोल रहे हो? बेटा यहाँ देखो सेपरेशन कम है, यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है, यहाँ सेपरेशन कम है, यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है, और हम बोल देंगे इस हिसाब से कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2 होगा। तो ये वाला जिन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F1 है, वो डोमिनेटिंग हो जाएगा और वो क्या कर देगा, लूप को अट्रैक्ट। सो लूप विल बी अट्रैक्टेड, लूप विल बी अट्रैक्टेड, लूप विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स PQ, है ना। अगर इसको फिक्स कर देंगे तो वो वाली कहानी होगी भाई। कई बार ऐसा बोलता है ना प्रश्न में कि भैया इस वाले को फिक्स कर दिया हमने, इस वाले PQ वायर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर सकता है, ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर सकता है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लग गया। अब और कॉन्सेप्ट देखो, कि सर BC का और AD का जिक्र क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा BC वाले सेगमेंट पर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की साइड, और AD वाले सेगमेंट पर फोर्स लग रहा होगा नीचे की साइड। जितना इस पर ऊपर की साइड लग रहा होगा उतना क्यों लग रहा होगा, बताओ सर क्यों लग रहा होगा? मैंने बताया ये जो PQ वायर है ना, ये जो PQ वायर है, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, B ड्यू टू PQ। वो कैसा बन रहा होगा यहाँ पर, क्रॉस। इस पूरे रीजन में थंब को करा करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा होगा, अंदर की साइड। तो इस पूरे रीजन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो कहाँ बना रहा है, अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अच्छा, ये BC सेगमेंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। थंब को करा इस BC के करंट की डायरेक्शन में, वही L वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, फिर वापस से नीचे वाले DA सेगमेंट पर निकालना है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, DA की साइड हो जाएगी इसकी लेंथ। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करी फिंगर्स, फिर DA की डायरेक्शन में करा अंगूठा, तो इस पर फोर्स कहाँ आया, नीचे की साइड। तो ये ऊपर वाला फोर्स जितना होगा, नीचे वाला फोर्स भी उतना ही होगा, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट द BC सेगमेंट एंड AD सेगमेंट। इन पर कोई फोर्स की चर्चा हम नहीं करेंगे। जो पैरेलल होंगे और जो एंटी पैरेलल होंगे उन्हीं पर हम फोर्स की बात कर रहे होंगे। यहाँ पर पक्की बात? ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। चलिए चलिए चलिए, तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। डेफिनेटली बात है, कंपटीशन में बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसी में एक और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि अगर ये वायर है स्ट्रेट, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, और एक वायर आपका ऐसा रखा है जिसमें ये I2 करंट फ्लो हो रहा है। पूछा जा रहा है, ये इसकी नंबरिंग कर दूं, ये हो गया 1 नंबर वायर, दिस इज 2nd नंबर वायर। फाइंड मोशन ऑफ
सेकंड वायर। तो अब इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में मजे करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में मजे करेंगे। अच्छा, 1 वाला कहता है तेरे वाले मैग्नेटिक फील्ड में मैं, तेरे, और 2 वाला कहता है तेरे वाले मैग्नेटिक फील्ड में मैं। तो एक बात देखो, एक चीज़ और है यहाँ पर, शर्त क्या है कि इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और ये क्या है, घूमने के लिए फ्री है, जिसको बोला नहीं हो तो फ्री है। अब इस पर फोर्स कैसे लग रहा होगा सर, तो फोर्स देखो। अच्छा, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला वायर जो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में बना रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। ये लो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा इस तरह से। थंब को करा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू पाम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड बन रहा होगा, उसको B1 नाम दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर। अब इस पूरे रीजन में अगर अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो B1 है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है क्या वो भी B1 होगा? नहीं सर, वो कुछ अलग होगा, वो कुछ अलग होगा। उसको नाम दे दो B2, उसको नाम दे दो B3, और इधर जो बन रहा है उसको नाम दे दिया B4। बोलो यार सर, ये मैग्नेटिक, बेटा ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड यही बना रहा है, फर्स्ट वाला वायर, फर्स्ट वाला वायर। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि बेटा डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वायर से, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये रीज़न रहा सर। तो अब देखिए फोर्स, ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, थंब को करा करंट की डायरेक्शन में, एल वेक्टर की डायरेक्शन में, तो फोर्स का लगेगा ऊपर। तो इस वाले पार्ट पर फोर्स जो लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा, इस वाले पार्ट पर जो फोर्स लगेगा वो उससे कम लगेगा, इस वाले पार्ट पर फोर्स लगेगा उससे कम लगेगा, इस वाले पार्ट पर सबसे कम। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पर, हम बोल रहे हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ B4 जो होगा वो छोटा होगा, B3 जो होगा वो बड़ा होगा, B2 जो होगा उससे बड़ा होगा, और B1 सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है, जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं डिस्टेंस कम है, और लॉन्ग वायर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr, और यहाँ पर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा। तो ये जो सारे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहे हैं, हम बोल रहे हैं दीज ऑल आर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1। तो वायर 1 की वजह से बन रहे हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो यहाँ पर फोर्स भी अलग अलग लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पर कम फोर्स लगेगा, यहाँ पर और कम फोर्स लगेगा, यहाँ पर और कम फोर्स लगेगा। तो मतलब इधर ज़्यादा फोर्स, इधर कम फोर्स। तो इस वाले वायर का जो मोशन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये घूमेगा भी सही और आगे बढ़ेगा भी सही, ये घूमेगा भी सही और आगे बढ़ेगा भी सही। तो आंसर क्या है कि इसका मोशन कैसा होगा, रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी, दोनों टाइप का मोशन करेगा। तो ये घूमेगा भी सही और चलेगा भी सही। ये यूं था ना, तो इस पे ज़्यादा फोर्स है, इस पे कम फोर्स है, यूं कर करके पलटी मारेगा, यूं करके, और एक स्थान पर जाकर ये ऐसा हो जाएगा, तो इसमें नीचे की साइड करंट, इसमें तो फिर ये अट्रैक्ट होएगा। वो बात की बात है, उसने पूछा नहीं, उसने इनिशियल पूछा है, तो इनिशियल ऐसे करके इस पर मोशन होगा। तो ये जो नेवी ब्लू कलर से बनाया है हमने, ब्लू कलर से बनाया, ये क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ वायर, मोशन ऑफ वायर नंबर 2, मोशन ऑफ वायर नंबर 2। ठीक, ओके ओके जी, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ इस पर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड पर। अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पर। नए क्वेश्चन पर इसी का कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम ऑफ वायर। और वो है इक्विलिब्रियम ऑफ वायर। तो एक कॉन्सेप्ट वो भी देता है इक्विलिब्रियम ऑफ वायर का। तो देखो कैसे, कि एक ये वायर रहा, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, एक ये वायर रहा, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है, फिक्स है, और ये क्या है, फ्री है। ये क्या है, फिक्स है, ये क्या है, फ्री है। अच्छा जी सर, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, बाहर, इधर नीचे नहीं, इसमें करंट की डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट करनी पड़ेगी, तभी एक चीज़ बनेगी। इसमें उल्टी कर लेते हैं,
इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए कि ये फिक्स है, तो इक्विलिब्रियम किसका देख रहे हैं, 1 वाले वायर का देख रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया इक्विलिब्रियम इसका। अच्छा सर, इस वायर का मास m है, इसकी लेंथ l है और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, mg लग रहा होगा, और ऊपर की साइड अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इतना ही फोर्स आपको किससे लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाएगा, ये आपका I2 वायर लगाएगा, ठीक है। I1 I2 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा उसके बराबर। तो यहाँ पर mg किसके बराबर होना चाहिए, आपका फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर के बराबर। यहाँ पर mg किसके बराबर रहना चाहिए, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर के बराबर। तो हम बोलेंगे mg जो वेट है, इस वायर के वेट को कौन बैलेंस करे, इन दोनों वायर्स के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, और उसको क्या बोलते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, और L भी करेंगे यहाँ पर, फोर्स है क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ थी, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, और मान लेते हैं कि इनका बीच का सेपरेशन कितना हो रहा है, r, तो 2 पाई r। ये हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा जिससे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यहाँ पर हैंडल करेंगे। ठीक है, एक और केस देखिए, केस नंबर 2। ठीक है, इस केस में बड़ा वायर, फिक्स वाला वायर अपन ऊपर रख लेते हैं, ये फिक्स है, और ये वायर जो है छोटा वाला वायर, ये फ्री है। ठीक है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब सेम डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इस वाले वायर पर देख रहे हैं, तो इस वाले वायर पर। इक्विलिब्रियम भी इसी का चेक करें, जो फिक्स है तो उसका तो क्या इक्विलिब्रियम, उसको तो फिक्स कर दिया है ना, उस पर तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो ही गए, और जिस पे नहीं है उस पर चेक करना पड़ेगा ना। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, अट्रैक्टिव टाइप का, ऊपर की साइड, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर, और नीचे की साइड क्या लग रहा होगा, इसका mg लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसका मास m है और इस वाले वायर की लेंथ l है। तो इसके केस में भी फोर्स तो बिल्कुल यही लगेगा, लेकिन अब मेरा एक सवाल, तो फोर्स दोनों के केस में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, कॉमन, लेकिन यहाँ पर ये वाला वायर किस इक्विलिब्रियम में होगा, ये वाला वायर किस इक्विलिब्रियम में होगा, ये वाला वायर होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कैसे, इस वायर को अगर थोड़ा सा दूर करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है सर, तो अगर छोड़ूंगा तो वापस नीचे आएगा mg की वजह से, वापस नीचे आया तो यहाँ आने पर मैग्नेटिक फोर्स का रिपल्शन बढ़ गया, वापस आके यहीं पर रुक गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस वायर को अगर नीचे करूँगा तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होगी यहाँ पर कम हो जाएगी, तो ये वायर इसको दूर धकेलेगा, वापस से लौट के यहाँ जाएगा। तो इसकी जो पोजीशन है, अगर इसको मीन पोजीशन से या ऊपर भेजूँ या नीचे भेजूँ तो ये वापस लौट के इसकी मीन पोजीशन में आ रहा है। दैट इज़ वाई इक्विलिब्रियम को क्या बोल रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस वायर के केस में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो तो क्यों सर, यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि देखो इस वायर को अगर नीचे ले जाता हूँ तो दूर जाने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कम पड़ जाएगा, और उस केस में mg तो उतना ही लगता रहेगा, तो बैलेंस नहीं हो पाएगी चीज़, mg बढ़ा हो जाएगा इस केस में, है ना, क्योंकि mg तो कांस्टेंट था, लेकिन दूर ले जाने पर मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, तो ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ये नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से अगर इसको ऊपर ले जाता हूँ डिस्टेंस कम होने की वजह से fm का मैग्नीट्यूड mg से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर की साइड अट्रैक्ट होके चला जाएगा। मतलब कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को, बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं, चाहे वो ऊपर कर रहे हैं चाहे वो नीचे कर रहे हैं, तो वो कभी उसकी मीन पोजीशन पे लौट के नहीं आ पा रहा। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी भैया, ओके। तो ये सारा का सारा हो गया। अब हम बात करते हैं लूप की, कि लूप पर जो फोर्स लगता है वो देखिए। फोर्स ऑन लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक आपका लूप रखा हुआ है जिसमें करंट इस दिशा में फ्लो हो रहा है,
तो इस पर क्या बोलेंगे हम, इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। अगर ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, शर्त ये है, कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, नेट फोर्स 0 है। लेकिन इस केस में नेट टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, अभी उस पर बात नहीं करता, अभी टॉर्क पे मैं लेके जाऊंगा डिस्कशन, टॉर्क पे तो अभी बात ही नहीं कर सकता ना, टॉर्क तो पढ़ा ही नहीं। अच्छा, नेट फोर्स 0 है, बट इस पर नेट टेंशन टी नेट इज नॉट इक्वल टू 0। टेंशन 0 नहीं होगी, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट पर ये जो टेंशन लग रही है, इस वाले पार्ट पर जो टेंशन लगी, ये वाला सेगमेंट कंसीडर करो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थंब को अगर इसकी डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो टेंशन ये इधर की साइड एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस वाले सेगमेंट पर इधर की साइड फोर्स लग रहा होगा, इस वाले सेगमेंट पर इधर की साइड फोर्स लग रहा होगा, इस वाले सेगमेंट पर इधर की साइड फोर्स लग रहा होगा। तो अगर वायर फ्लेक्सिबल है, आपका फ्लेक्सिबल है, अगर फ्लेक्सिबल वायर है तो वायर क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वायर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसमें टेंशन कम हो जाएगी, तो वो सिकुड़ जाएगा। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए कि अब मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस ही है, और जो करंट माना है, जो करंट माना है वो कैसा माना है, इस तरह से बहता हुआ माना है, करंट इस तरह से बह रहा है। तो अब इसके केस में हर एक सेगमेंट को आप कंसीडर करेंगे तो उन पर जो फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, बाहर की साइड आएगा। ये फोर्स कहाँ आ रहा है, सारा का सारा बाहर की साइड। इस सेगमेंट को कंसीडर करें, फोर्स कहाँ आएगा, बाहर की साइड। क्यों सर, देखो ना, थंब को अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस सेगमेंट पर देखें तो करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की साइड। परपेंडिकुलर टू द पाम क्या देगा आपको, फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर इसके केस में हम बात करें तो इसके केस में भी वापस से बात करेंगे कि नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन नेट टेंशन जो होगी, अब खिंचाव आएगा इसमें, तो टी नेट इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके केस में बोलेंगे कि वायर विल एक्सपेंड। अगर ये फ्लेक्सिबल वायर है तो वायर क्या कर जाएगा आपका, एक्सपेंड। ठीक, ओके। तो अब अगला सिनेरियो, अगला केस, क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड भैया ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड सर जी ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड जो था वो लूप के, मैग्नेटिक फील्ड जो था वो लूप के क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा था उन केस में। पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर था। अब इस केस में वो टेंजेंशियल है, जिस प्लेन में लूप है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस प्लेन में लूप है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान दो, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर था, इन दोनों में अंदर था, अंदर हो या बाहर हो, तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट टेंशन भी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा सर, बेटा इस केस में देखो क्या होगा। अगर मैं ये सेगमेंट कंसीडर करता हूँ, यहाँ से सेगमेंट कंसीडर करता हूँ, ए, ये वाला हो जाएगा बी पॉइंट, ये वाला हो जाएगा सी पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी। तो अगर मैं फोर्स कंसीडर करता हूँ ए बी सी पर, क्योंकि करंट यहीं से यहाँ जा रहा है, तो इसका एल वेक्टर कहाँ होगा, ए से सी की साइड। एल वेक्टर कहाँ होगा, ए से सी की साइड। यार मैंने ए बी सी सेगमेंट माना है बच्चों, मैंने सिखाया था सेमी सर्कुलर आर्क अगर होगा तो उसका एल वेक्टर का होगा जहाँ से करंट शुरू हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है, ए से सी की साइड एल वेक्टर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एल वेक्टर इधर है, तो ए बी सी सेगमेंट पर फोर्स की दिशा क्या आई, आप बोलोगे सर क्रॉस आई। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर कंसीडर करूंगा इसी तरह से अगर मैं सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं आपका सी डी ए, तो उसका लेंथ वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ वेक्टर कहाँ है, नीचे की साइड। तो आप हाथ को फ्लिप कर लो, तो इसका फोर्स कहाँ आया, परपेंडिकुलर इधर की साइड आया, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आया। अच्छा, ये फोर्स यूनिफॉर्म फील्ड है, ये भी लेंथ वेक्टर इन दोनों के सेम होंगे, करंट का मैग्नीट्यूड भी दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इस केस में तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन ये फोर्स एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो ये फोर्स कपल होंगे। ये फोर्स क्या होंगे, कपल। और कपल फोर्स क्या कर देता है, टॉर्क जनरेट कर देता है। तो नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में नेट टेंशन आपकी क्या हो जाएगी, 0।
तो इस पर कोई टेंशन नहीं हो रही होगी। एक फोर्स अंदर लग रहा है, एक फोर्स क्या लग रहा है, बाहर लग रहा है, तो इसको यूं करके घुमाने का काम करेगा। और कैसे घुमाएगा, कौन से एक्सिस के अबाउट घुमाएगा, ये रहा एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा किसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी से, घूमेगा किसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी से। तो इस केस में जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में होगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में होगा, तो बेटा उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स तो हमेशा ही जीरो होगा लूप पर, सीधी बात। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को रखा हुआ है तो नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, उसमें भी जीरो। लेकिन जब लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो टेंशन नॉन जीरो रहेगी, टेंशन नॉन जीरो रहेगी। और जो टॉर्क है, इन दोनों केसेस में जो टॉर्क है उसकी बात करें तो टॉर्क जीरो रहेगा। यहां पर नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहे हैं सारे के सारे ये कपल नहीं है, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर रहे हैं लेकिन घुमाने का भी क्षमता नहीं रखते। ये खींच रहा है, ये खींचने वाला फोर्स है, स्ट्रेचिंग फोर्स है, ये टॉर्क जनरेट करने वाला फोर्स नहीं है। तो इसके केस में भी नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और थर्ड केस जो डिस्कस किया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में ही है, इस वजह से उस पर फोर्स तो सर आपने बताया जीरो, सब में जीरो होगा। इसके केस में टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसके केस में टॉर्क जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क नॉन जीरो होगा, ये बात याद रखें। बाकी फोर्स और टेंशन इस केस में जीरो हो जाएगी। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं भाई। लूप कैसा होगा, फ्लेक्सिबल वायर का बना दे तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें एक्सपेंड होगा। हर एक सेगमेंट पर आप क्या बना दीजिए, फोर्स की डायरेक्शन, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा कि एक्सपेंड होगा। सही है जी, ओके। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल। बट टॉर्क पे जाने से पहले एक चीज मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, मैग्नेटिक मोमेंट। एक और बार जिक्र होगा इसका जब हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे अभी 1-2 दिन बाद। बट अभी यहां पर देख रहे हैं अपन करंट कैरिंग वायर के केस में। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप, तो करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो देखिए। तो ये रहा आपका करंट लूप। अच्छा, इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई मल्टीप्लाइड बाय ए, आई मल्टीप्लाइड बाय ए। अगर इसी में बोलूं कि इफ एन टर्न्स इन लूप, अगर लूप में या कॉइल में आपका एन टर्न्स आ जाते हैं, एन टर्न्स आ जाते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन आई ए निया, एन आई ए निया। और यहाँ पर ए क्या है, एरिया, ए क्या है, एरिया, ए क्या है, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर से, रेडियस दे दी ना, तो करंट इंटू आई पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, हो सकता है स्क्वायर लूप आ जाए तो स्क्वायर लूप का साइड का स्क्वायर हो जाएगा, हो सकता है रेक्टेंगुलर लूप आ जाए, है ना। तो लूप कैसा भी दे सकता है, आपको उसका एरिया निकालना आता है। आपको उसका एरिया निकालना आता है, नहीं आता तो समय समय पे बताते रहेंगे। चलो ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये अगर वेक्टर है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इज अ वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट एक तरह का वेक्टर है, पहली बात तो ये। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है, कोई झंझट ही नहीं है। तो कोई करंट कैरिंग लूप कैसे बनाता है, देखिए ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सर इधर की साइड ये ऐसे कैसे नॉर्थ दिखता है, मुझे नॉर्थ दिखता है, उसी डायरेक्शन में आपका क्या बना जाता है, तो मतलब डॉट होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डॉट, क्योंकि मुझे देखने पर नॉर्थ दिख रहा होगा, एन बना दिया ना इधर की साइड। अच्छा, तो सर मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही होगा, फिर तो मैग्नेटिक मोमेंट भी डॉट ही होगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और देखिए अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है
तो इससे क्या बनता है, एस बनता है। इससे क्या बनता है, एस बनता है। एस मतलब यूं करके अंदर जा रहा होगा, कॉइल के केस में यूं करके फील्ड लाइन अंदर जा रही होंगी। नॉर्थ होगा तो फील्ड लाइन बाहर आ रही होंगी, नॉर्थ से बाहर आती हैं तो थंब बाहर, तो उंगलियां कैसे घूमी, ऐसे। करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाई, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाई, तो थंब किसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये सिखाया था जब करंट कैरिंग लूप पढ़ा रहे थे, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके केस में जब सर्कुलर लूप की डायरेक्शन में अपन ने फिंगर्स घुमाई तो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड, अंदर की साइड। तो मतलब आप बोलेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है, क्रॉस में बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, मैं कहता हूँ बेटा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कहाँ बनेगा, यहाँ पर क्रॉस में। ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की। तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट अगर समझ में आ गया है तो अभी तो टाइम पूरा हो रहा है, कल हम टॉर्क की बात करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे और फिर डिस्कशन लेके जाएंगे बार मैग्नेट पर। ठीक है, बार मैग्नेट पर। तो कल एक पड़ाव पार हो जाएगा इसका, जो है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का। तो अपन इसको 1 या 2 दिन में वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। अच्छा चैप्टर है, वैसे इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है तो 17 से 18 लेक्चर लगते हैं जेईई नीट लेवल पे, 17 से 18 पूरे मैग्नेटिज्म को, जिसमें मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया, बार मैग्नेट आ गया और मैग्नेटिक मटेरियल आ गया। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको 5 से 6 लेक्चर्स में 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो जाए, तो उसमें इसको ख़त्म कर दिया जाए। और इससे 3 से 4 क्वेश्चन पक्के बनते हैं, 3 क्वेश्चन फिक्स है नीट में। तो जेईई में थोड़ी संख्या कम रहती है तो 2 क्वेश्चन इससे पक्के बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।